क्लास 11। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है गोल्गी एपरेटस। फर्स्ट एक साइंटिस्ट थे कैमियो गोल्गी। इन्होंने 1898 में कुछ डेंस स्टेन स्ट्रक्चर्स को देखा था जो कि रेटिकुलर स्ट्रक्चर के पास मौजूद थे। दैट मीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी रेटिकुलेट स्ट्रक्चर के पास में उन्होंने कुछ डेंस सी या फिर बहुत डेंस स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रेट स्ट्रक्चर को देखा और इन्होंने इसका जो स्ट्रक्चर को देखा, इन्हें अपना नाम अपने ही नाम के अकॉर्डिंग गोल्गी बॉडीज रख दिया। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ फ्लैट और डिस्क लाइक सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सैक मतलब होता है एक थैला या फिर कुछ जगह, एक आपके पास पोर्शन। एक ऐसे स्ट्रक्चर जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिसमें आपको ये गैप और कुछ सैक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, एक थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, तो कुछ सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, ऑल्सो हम इसे क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, सो दिस सैक एंड सिस्टर्नीज लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि एक डिस्क शेप की या एक फ्लैट स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका जो डायमीटर है वो 0.5 म्यूमीटर टू 1 म्यूमीटर तक होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स है यानी जो यहाँ पर सिस्टर्नी है, इनका जो नंबर है वो वेरियस होता है, सब में अलग अलग मौजूद होता है, अलग अलग नंबर, किसी में एक किसी में दो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ये जो गोल्गी एपरेटस है, जो गोल्गी सिस्टर्निया मौजूद होती है, ये न्यूक्लियस से अरेंज होता है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है सेल, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के कुछ पास में ही यहाँ पर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के पास में क्यों मौजूद होते हैं? बिकॉज न्यूक्लियस के पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन्हें वेसल्स मिलते हैं। वेसल्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जब प्रोटीन वहाँ पे फॉर्म होती है तो उस प्रोटीन को प्रॉपर कंप्लीट एक सिंथेसिस कहाँ पर होती है? यहाँ पर राइबोसोम्स में होती है। तो राइबोसोम्स तक ले जाने के लिए एक जो ऑर्गन है वो यहाँ पर कौन है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस के पास, आपको न्यूक्लियस के सराउंडिंग में दिखाई देगी। ऑल्सो यहाँ पर एक टू डिफरेंस है यहाँ पर। पहला, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ कुछ ऐसी बॉडीज यहाँ पर बनी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। ये फेज़ है यानी वो कॉन्वेक्स फेज़ होता है, जैसे हम सिस फेज़ भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है? न्यूक्लियस की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? सिस कॉन्वेक्स सिस फेज़, और ऑल्सो फॉर्मिंग फेज़ हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर जो प्रोटीन्स बनेगी वहाँ पर पहले फॉर्मिंग फेज़ है, यहाँ पर एक प्रोटीन यहाँ पर जाती है और फिर वो इस फेज से होते हुए लास्ट फेज तक पहुँचती है, जिसे हम कॉनकेव या ट्रांस फेज, कॉनकेव ट्रांस बोलते हैं, और ऑल्सो मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। कि जब भी वो प्रोटीन्स को लेता है, ठीक है, प्रोटीन्स को वो क्या करेगा? टेक करेगा इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो प्रॉपर मैच्योर होते हुए जो गोल्गी एपरेटस का कॉनकेव ट्रांस वाला फेज है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। एक मैच्योर प्रोटीन यहाँ से पहुँचेगी एंड आफ्टर उसका सिंथेसिस होगा, इसीलिए इसे हम मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। आफ्टर दैट ये जो सिंस और ट्रांस फेज है, बेसिकली इनके जो वर्क है ये बेसिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वर्क इनके अलग अलग हैं, बट ये एक ही साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको एक गोल्गी बॉडी में दोनों ही फेज हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है, वेन अपरेटस का वर्क क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो उसका वर्क है जो मटेरियल्स डिलीवर करने हैं उसको, या जो भी मटेरियल्स उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलेगा उसकी वो पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग करने के बाद उसे डिलीवर करता है टू द इंट्रासेलुलर टारगेट। दैट मीन्स उसके सेल के अंदर जो जिस पर्टिकुलर टारगेट तक उसे लेकर जाना है उस पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है। और ऑल्सो कभी कभी जो सेल है यानी कि जो सेल है उस सेल से बाहर ले जाने का काम भी कौन करता है? गोल्गी एपरेटस करते हैं। तो गोल्गी एपरेटस का मेन वर्क क्या है? पैकेजिंग करना। जितने भी मटेरियल्स उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलेगा उन सब का वो पैकेजिंग करते हैं, ऑल्सो उनको डिलीवर करते हैं। कहाँ पर? इंटर सेलुलर टारगेट्स, यानी कि सेल के अंदर जो टारगेट बताए गए हैं वो वहाँ तक उनको लेके जाते हैं, या सेल के बाहर भी उन्हें सिक्रीट करते हैं, सेल के बाहर भी उन्हें निकाल देते हैं। तो मेन फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक जो आपको बताया गया, एंड दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। जो मटेरियल्स यहाँ पर पैक हो रहे हैं
जिन मटेरियल्स की पैकिंग होती है वो वेसिकल्स के फॉर्म में पैक होते हैं, यानी कि जैसे ये मटेरियल्स का छोटा सा मॉलिक्यूल एंड देन उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। तो कुछ वेसल्स के फॉर्म में वो जनरेट होते हैं, और ये कहाँ से निकलते हैं, बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से आप देखें तो ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक आपको प्रोटीन मिलेगा, उस प्रोटीन के ऊपर एक लेयर होती है, इसे हम उसे वेसिकल्स बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। और ये वेसिकल्स क्या करेंगे, आगे आगे जो यहाँ पर गोल्गी अपरेटस है, इस गोल्गी अपरेटस के पास से जाते हैं, इस गोल्गी अपरेटस इसको अब्सॉर्व कर लेता है अपने अंदर एंड देन पहले वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, जो सिस फेज है, बिकॉज सिस फेज क्या है, सामने का फेज होता है, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सामने का फेज है, यहाँ पर गोल्गी अपरेटस। और ये कैसा होता है, एक फॉर्मिंग फेज है, यहाँ पर प्रॉपर वेसल सेल्स इनके अंदर जाएंगे, उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और फिर वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचते हैं, जो टूवर्ड्स मैच्योर फेज है, एक मैच्योर फेज तक वो यहाँ पर पहुँचते हैं एंड देन जब ये मैच्योर फेज से पहुँच जाते हैं देन जो भी नेक्स्ट पार्ट है या जिसे भी जहाँ जिस टारगेट सेल पे जाना है वो जाते हैं। सो ये एक्सप्लेन करता है कि गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। क्यों, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वर्क कर रहा है उस वर्क को आगे प्रोसीड करने का काम गोल्गी एपरेटस करते हैं। इस तरह जो दो ऑर्गेन्स है वो उनका वर्क आपस में इंटरलिंक्ड होता है, इसीलिए इन सबको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखा जाता है। एंड आफ्टर दैट जो भी प्रोटीन वहाँ पर बनेगा वो प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, बाय द राइबोसोम्स। तो जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होता है बाय द राइबोसोम। सो राइबोसोम्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वो स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडी, सिस्टर्नी के पास जाते हैं। तो उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो मॉडिफिकेशन से कैसे होते हैं, वो पहले जो अनमेच्योर है या जो प्रॉपर डेवलप नहीं है वो प्रॉपर एक डेवलप मैच्योर प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब वो सिस से ट्रांस फेज की तरफ जाते हैं या फॉर्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज से जाता है, तो फॉर्मिंग फेज में वो एक मैच्योरिटी जो उसमें ऑर्गेन्स है वो उसमें जुड़। सो जो सिस और जो ट्रांस फेज यहाँ पर मौजूद है, और जो सिस फेज पे क्या होते हैं, फॉर्मेशन। सो फॉर्मिंग फेज हम इसे कहते हैं बिकॉज जब हम वहाँ से प्रोटीन्स लेते हैं, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है एंड मॉडिफिकेशन वो एक मेच्योर सेल एक मेच्योर प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल्सो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है, इसी मॉडिफिकेशन के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन अ मैच्योर फॉर्म। गोल्गी एपरेटस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गोल्गी एपरेटस कुछ ऐसे अदर प्रोटीन जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ऑल्सो ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में वो हेल्प करते हैं, उनको फॉर्म करते हैं, जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इनसाइड द बॉडी मौजूद है, उसके चारों तरफ भी आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बेसिक जो इसका काम क्या होता है, ये बनते कैसे, तो ये जो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपरेटस। जब गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग होती है और जो वो पैकेज कर प्रोटीन है उसकी पैकेजिंग कर रहा होता है उसे डिलीवर करने के लिए, तो जब वो पैकेजिंग होती है तब वहाँ पर लाइसोसोम जनरेट होते हैं। तो लाइसोसोम किससे बनते हैं, वो गोल्गी अपरेटस से बनते हैं, और कब बन रहे होते हैं, जब वहाँ पर पैकेजिंग की फॉर्मेशन प्रोसेस होती है तब वो बनते हैं। जो आइसोलेट लाइसोसोम क्या हो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये आपका गोल्गी अपरेटस है, इस गोल्गी अपरेटस में जब प्रोसेस होगी पैकेजिंग की तब उससे लाइसोसोम बन जाएंगे, और ये लाइसोसोम फिर उससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। और जो आइसोलेटेड यानी कि अलग, गोल्गी बॉडी से अलग आइसोलेट जो वेसिकल्स मौजूद होते हैं वो बहुत रिच होते हैं, इन विच केस इन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनमें वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर बहुत हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, और वो जितने भी हाइड्रोलेज होते हैं जैसे कि लाइपेज, प्रोटीनेज, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको बहुत ईजिली एक्टिव कर लेते हैं या डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज इनका जो पीएच है, इनकी पीएच को, जो प्रोटीनेज और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, जो इनका एसिडिक पीएच होती है उस एसिडिक पीएच तक पहुंचा देते हैं, कौन से, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, और अदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको वो ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं इनसाइड द सेल। नेक्स्ट, वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैंने अभी आपको गोल्गी बॉडी के बाद लाइसोसोम इसलिए बताया क्योंकि गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पहले आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
गोल्गी बॉडी जुड़ती है बिकॉज दोनों का वर्क एक जैसा है, वो प्रोटीन बनाएंगे और उस प्रोटीन को ट्रांसफर करेंगे, और उनसे फिर आगे कौन जुड़ता है, राइबोसोम्स। इसी तरीके से जब गोल्गी बॉडी वर्क कर रही होती है तो वहाँ पर लाइसोसोम फॉर्म हो जाते हैं, और इन लाइसोसोम राइबोसोम्स पे, हाँ, जो लाइसोसोम यहाँ पर बनेंगे, ये लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से जुड़े होते हैं बिकॉज वो जब फॉर्म होती है तब यहाँ पर लाइसोसोम फॉर्म होता है। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम है। वैक्यूल भी कैसा है, वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इसमें बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसमें वाटर, सैप और कुछ फ्लूइड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को और कुछ अदर मटेरियल्स जो कि सेल के द्वारा यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं उन सबको स्टोर करने का काम वैक्यूल्स के अंदर होता है। वैक्यूल्स एक सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर यानी कि जो मेम्ब्रेन है, जो सिंगल मेम्ब्रेन उसकी चारों तरफ होती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट से वो कैसा होता है, कवर होता है। जो हम प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में तो 90% जो वॉल्यूम है किसी भी सेल का, जो 90% वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल्स द्वारा कवर हो जाता है। जैसे कि आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा भी होगा, अगर ये जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, ये वैक्यूल है, ये सी यहाँ पे लिखा भी है, क्या है, वैक्यूल है। और यही वैक्यूल जो इस प्लांट सेल का 90% पोर्शन क्या करता है, कवर करता है। अभी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेटिकुलम है, सी फ्रॉम हेयर, ये आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है और उस पर आपको छोटे छोटे से राइबोसोम्स भी दिखाई दे रहे हैं। और देन ये गोल्गी बॉडी, ये जिस तरीके से यहाँ पे गोल्गी एपिटस, और गोल्गी एपिटस के पास में आपको ये गोल गोल से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो गोल गोल राउंडेड स्ट्रक्चर, यही क्या होते हैं, लाइसोसोम। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है और इससे फिर जुड़ा हुआ एक वैक्यूल जो कि बेसिकली वाटर को और सम अदर सैप एंड मटेरियल्स को क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करने का वर्क करता है। आफ्टर दैट 90% जो पोर्शन है किसी प्लांट सेल का वो ऑक्यूपाई करता है। जो ये इन अ प्लांट टोनोप्लास्ट सेल होती है, ये करती क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है आयन का टू द अदर मटीरियल्स, आयंस और कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, बिकॉज जो ये सेल है इसके अंदर अगर जो भी मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, सो वो देन उस हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें क्या होंगी, मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये क्या होती है, ट्रांसफ़र करने का, मटेरियल चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है इनसाइड द वैक्यूल। ओके, सो जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो टोनोप्लास्ट सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, वैक्यूल है ये एक, और वैक्यूल के चारों तरफ एक टोनोप्लास्ट सेल है। टोनोप्लास्ट सेल के बाहर जितने भी आयंस हैं, कोई भी आयंस या जो अदर मटेरियल है जो सेल के बाहर मौजूद है, वो इस टोनोप्लास्ट सेल से होता हुआ वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है। और वैक्यूल्स के जब ये अंदर चला जाता है तो वैक्यूल्स का कंसंट्रेशन यहाँ से इंक्रीज हो जाता है, और जिस वजह से यहाँ बताया जा रहा है कि जो वैक्यूल्स का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो आउटर इन्वायरमेंट है, और उसके अंदर जो वैक्यूल, तो वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म के भी कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बताए गए, जैसे अमीबा में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और कुछ अदर सेल्स होते हैं जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने का, उन्हें डाइजेस्ट करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा आपको जो न्यूक्लियस है और जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर का जो चीज़ आई चीज़ें हमने बताई थी वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हम एक सेल ऑर्गेनल्स को, जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है उनके बारे में